ठीक है। डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है आपका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कैसा होता है आपका? एसिडिक होता है नेचर में, और कैसा होता है? निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट। किसकी वजह से होता है ये आपका नेगेटिव चार्ज एंड एसिडिक नेचर? ड्यू टू फॉस्फेट। ठीक है। अब डीएनए की बात करें तो बेटा ये दो चीजों से, तीन चीजों से मिलकर बना होगा, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। जब शुगर और बेस इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। और जब इसमें ऐड हो जाता है फॉस्फेट देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ओके। शुगर की बात करें, कौन सा शुगर होता है आपका? कौन सा पेंटोज शुगर पाया जाता है? कौन सा नाम क्या होता है? बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है। पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। बेसिस की बात करें तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है आपके बेसिस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरिन की बात करोगे कैसा रिंग स्ट्रक्चर होगा? दे बोथ आर हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? because it contain both carbon and nitrogen, that's why it is called as heterocyclic। ठीक है। फिर ये बताओ प्यूरिन कैसा होता है आपका? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि पाइरिमिडीन क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इस एक स्लाइड से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। ये पूरी एक स्लाइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है। आपकी डबल रिंग, और अगर नाइट्रोजन की बात करें आपका ये प्यूरिन में नाइट्रोजन कौन कौन से प्लेस पे पाया जाता है? 1 3 7 9। जबकि पाइरिमिडीन में नाइट्रोजन किस किस प्लेस पे पाया जाता है? 1 एंड 3। प्यूरिन में आपके कौन कौन से बेसिस होते हैं? बताओ जल्दी, कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन। और पाइरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है। क्लियर। बेस याद रहेगा, कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है इसमें? कहाँ कहाँ पे, किस किस प्लेस पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? 1 3 7 9। और पाइरिमिडीन में कहाँ पाया जाएगा आपका? 1 एंड 3 पोजीशन पे। ठीक है। जब शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन मिलता है देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और जब आपका कौन सा वाला मिलेगा? शुगर, बेस और फॉस्फेट भी होगा तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब मुझे बताओ न्यूक्लियोटाइड में कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स पाए जाते हैं? बताओ। डाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड में कितने बेस पाए जाएंगे? मैम 1। 3 बेस पाए जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है आपका? फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। कौन कौन सा होगा? पहला बेस कौन सा होगा? शुगर एंड बेस के बीच में कौन सा होता है बताओ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक। और इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यस। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। डाइएस्टर कब बनेगा? जब यहाँ से बाइंड हो जाएगा। ठीक है। और जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो कट किसको करेगा बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। तभी तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अलग होगी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जोड़ रहा है फॉस्फोडाइएस्टर, और फॉस्फोएस्टर शुगर एंड फॉस्फेट के बीच का है। ठीक है। क्लियर। न्यूक्लियोसाइड की बात करें, बेस प्लस शुगर होता है। बाइंडिंग कैसे होती है आपकी? एक तो ये कौन सा वाले कार्बन से बाइंड करेगा? आपका फर्स्ट वाले से बाइंड करेगा। ठीक है। पेंटोज शुगर का कौन सा कार्बन बेस से बाइंड करता है? फर्स्ट कार्बन। ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक। और ये आपका बायोमोलिक्यूल भी कवर करा रहा है। ठीक है। फिर बेस की बात करें, देयर आर 2 टाइप ऑफ बेस, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। ठीक है। अगर प्यूरिन बाइंड होगा तो नाइट्रोजन की किस पोजीशन से बाइंड करेगा? कार्बन के फर्स्ट से, शुगर से 9 से। ठीक है। और पाइरिमिडीन अगर बाइंड करेगा तो कौन सा होगा आपका? N1 पोजीशन। ठीक है। नाइट्रोजन के फर्स्ट पोजीशन से कार्बन का फर्स्ट पोजीशन बाइंड करेगा व्हेन पाइरिमिडीन होगा आपका बेस, और अगर प्यूरिन है तो N9 से करेगा। ठीक है। क्लियर। ये स्ट्रक्चर पीछे आपको समझा दिया। क्लियर है कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कब बनेंगे और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब बनेंगे? क्लियर है। यस मैम। अगर आपका फॉस्फेट और शुगर के बीच में पूछ रहा है ओनली तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और अगर आपका किस में पूछ रहा है? न्यूक्लियोटाइड के बीच में पूछ रहा है तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा आपका? फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारा, ये स्लाइड क्लियर सबको? ठीक है। नोमेनक्लेचर की बात करें तो क्या होता है आपका? 4 तरीके के बेस होते हैं। ठीक है। और वही 4 बेसेस आपके राइबोज शुगर से जुड़ते हैं। अगर इन द केस ऑफ आरएनए, if we are talking about the DNA, there the sugar name is
डीऑक्सीराइबोज, विच विल बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर, बताओ। मैम डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, क्यों? मैम क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही होती है। कौन से प्लेस पे बेटा? सेकंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ होता है, इसीलिए आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एवोल्यूशन के टाइम पे किसको एक्सेप्ट कर लिया, आरएनए से डीएनए को। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। दूसरा, अगर नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, जब आपका शुगर प्लस बेस ऐड होता है तो क्या कहलाता है, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन। लेकिन अगर आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर ऐड हो जाएगी तब ये क्या कहलाएगा, in the case of DNA, deoxy एडिनोसिन, डीऑक्सीगोनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। अब अगर इसमें ऐड हो जाता है फॉस्फेट बी तो ये क्या हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है, अभी हमने पढ़ा, हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। तो जब एसिडिक इन नेचर हो जाएगा तो एसिड लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो एडेनिलिक एसिड इन द केस ऑफ आरएनए, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोज जुड़ गया, डीएनए की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटोडिलिक एसिड एंड डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड बन जाएगा नोमेनक्लेचर सबसे। यस मैम। ठीक है, फॉस्फेट आपका नेगेटिव चार्ज एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो नोमेनक्लेचर में एसिड ऐड हो जाएगा। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो यहां से भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, क्या क्या जुड़ा हुआ है आपका, शुगर की बैकबोन है, इस शुगर की बैकबोन में क्या ऐड है बेटा, दोनों तरफ दो आपकी शुगर की बैकबोन है, दैट वन एंड दैट वन, दोनों साइड पे। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं, एंटी पैरेलल मैनर में। ठीक है, एंटी पैरेलल मैनर में जुड़े हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे बेसेस कनेक्ट है आपस में, एडेनिन और थाइमिन कौन से बेस से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, सॉरी, हाँ, कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड, तोड़ना किसको आसान है, एडेनिन एंड थाइमिन बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए जब रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है इन द टाइम ऑफ इनिशिएशन, ओरिसी जहां पाया जाता है वो रीजन कैसा होगा, एटी रिच रीजन होगा या जीसी रिच रीजन, 80 रिच। क्योंकि बॉन्ड तोड़ना आसान, और बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो दो फोर्स बनेगा, तो 80 रिच रीजन रहता है। ठीक है, याद रखना, दो बेस पेयर के बीच में, एक बेस ये है, एक बेस ये है, बेस पेयर हो गया। ठीक है, एक बेस ये, एक बेस ये, तो एक बेस पेयर ये हो गया। दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कितना डिस्टेंस होता है बेटा आपका, 0.34 नैनोमीटर। और एक पिच ऑफ डीएनए की बात करें तो क्या होगा, एक पूरा टर्न में कितने डीएनए होते हैं आपके, 10 बेस पेयर। टर्न में 10, तो आपका क्या हो जाएगा 0.34 इंटू 10, तो एक पिच में कितना होगा आपका 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है आपका, तो फॉस्फेट कैसे जुड़ा हुआ है आपका, इस वाली शुगर से जुड़ा, तो इस शुगर का 5 प्राइम खाली रह गया, और इस वाली शुगर से जब जुड़ा इस एंड पे तो इसका 3 प्राइम ओपन रह गया। ठीक है, तो फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा, एक बार 3 प्राइम से एक शुगर के, दूसरे शुगर के 5 प्राइम से। ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो इस तरीके से ये जो एंड होता है वो कैसा बनता है आपका डीएनए का, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और दूसरा वाला जो आपका स्ट्रैंड होगा वो हमेशा कैसा होगा, एंटी पैरेलल, पैरेलल तो है लेकिन जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसा स्ट्रैंड बन रहा है, एक स्ट्रैंड ऐसा है तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, कैलकुलेशन याद है कैसे किया था तुम लोगों ने, यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस किया है इसकी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया हुआ था आपका, यही सारी चीजें पीछे वाली स्लाइड में बताई है। ठीक है, कितने पेज, कितना डिस्टेंस और कितना किस तरह से आपका स्टैंड गया हुआ है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। स्लाइड दिख रही है आपकी? यस मैम। एक मिनट रुकना।
एक मिनट बेटा। चलो चारगाफ रूल पे आते हैं। चारगाफ रूल क्या होता है आपका? ए प्लस जी एंड सी का कंटेंट क्या होगा? इक्वल अमाउंट में होगा, और ए और सी का जो अमाउंट है वो क्या होगा आपका? इक्वल अमाउंट में होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर ए दिया हुआ है, जितने भी परसेंट ए दिया होगा, टी पूछ लेगा तो सेम परसेंट आएगा, बिकॉज अमाउंट क्या है आपका? सेम है। और अगर सी पूछ लेगा तो क्या करोगे? माइनस करोगे 100 में से, डबल करके। क्या करोगे हमेशा? क्योंकि जितना परसेंट अगर एडेनिन का 20 दिया है तो थाइमिन भी कितना होगा बेटा? 20 होगा। टोटल कितने हो गए? 40। और टोटल परसेंट होता है 100, तो 100 में से माइनस करोगे 40 को तो कितना आ जाएगा आपका? 60। लेकिन ये 60 ना अभी साइटोसिन का है ना गुआनिन का, ये दोनों का मिला के है। हाफ हो जाएगा आपका किसका? साइटोसिन का, और हाफ हो जाएगा आपका किसका? गुआनिन का। ठीक है, तो 30-30 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर एडेनिन पूछा है या फिर गुआनिन पूछ रहा है तो सेम परसेंटेज। ठीक है, और अगर एडेनिन है और साइटोसिन पूछ रहा है तो क्या करोगे? पहले डबल करोगे, माइनस करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हाफ करोगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्लियर है ये? इससे आते हैं क्वेश्चंस आपके चारगाफ रूल से। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करें तो किस तरीके से पैकेजिंग होती है आपकी? डीएनए जो होता है वो कैसा होता है आपका? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको बाइंड करने के लिए कैसा प्रोटीन की जरूरत है हमको? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो हम किस प्रोटीन में इसको बाइंड करते हैं? द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन के ऑक्टामर्स होते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे क्या होता है? प्रोटीन आपका, सॉरी, डीएनए क्या होता है? रैप होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है आपका? ऑक्टामर होता है। मतलब कितने स्टोन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम? सिलेक्टेड 8 स्टोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दैट मॉडल इज नोन एज, ये जो आपका 8 मॉलिक्यूल मिलेंगे स्टोन के, क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कहलाएंगे। ठीक है, अब स्टोन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों है ये भी याद रखना, क्योंकि इसमें 2 बेसिक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज लाइसिन और सेकेंड वन इज आर्जिनिन। इनकी वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा? आपका पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ। ठीक है, 5 टाइप के स्टोन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर है? अब ये कैसे बना रहे हैं? आपके 8 ऑक्टामर बना रहे हैं, मतलब 8 टाइप ऑफ स्टोन। तो कैसे होगा आपका? H2A, H2B, H3 एंड H4 सबके कितने कितने मॉलिक्यूल्स? 2-2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 2 4 जा 8 हो जाएंगे 8। और ये जो H1 है ये क्या काम करता है? इन मॉलिक्यूल्स के बीच लिंकर का काम करता है। ठीक है, क्या करेगा ये? जैसे इन चारों के ऊपर डीएनए रैप होगा। ठीक है, डीएनए रैप हुआ आपका यहाँ पे इस तरीके से, फिर अगला आपका क्या हो गया? ऑक्टामर आ गया, फिर डीएनए रैप, फिर ऑक्टामर, फिर डीएनए रैप। तो इनके बीच में लिंकर का काम कौन करेगा? H1। लिंकर का काम कौन करेगा? H1। और बाकी H2A, H2B, H3 एंड H4 कैसा बनाएंगे आपका? ऑक्टामर। याद रहेगा? ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है आपका? ये जो क्रोमेटिन बार बार बन रहा है उसका ये जो रिपीटेड मॉडल होगा ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम। और ये कितने बेस पेयर ऑफ डीएनए एक न्यूक्लियोसोम पे आपके बाइंड होते हैं? 200 बेस पेयर। ठीक है, अब 2 रीजन पाए जाते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है कि हेट्रो? बताओ जल्दी से। यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होगा आपका? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, लूजली पैक्ड होगा, और कैसा होगा? लाइट स्टेन। क्योंकि लूजली पैक्ड है तो ज्यादा डाई को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव साइट होती है। ठीक है, और क्या होता है आपका? डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन होता है। यूक्रोमेटिन ज्यादा पाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन? यूक्रोमेटिन। कौन सा ज्यादा पाया जाएगा, यू या हेट्रो? हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ये स्लाइड पूरी आपको? यस मैम। चलो ठीक है, अभी आते हैं किस पे? एक्सपेरिमेंट्स पे, कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के लिए कितने एक्सपेरिमेंट हुए। द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट
कौन सा था आपका? अब इससे यही क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने किया? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ 1928 में। और ग्रिफिथ ने जो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस बेस्ड पे था? इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किस पे किया था? आपका मॉडल क्या लिया था इन्होंने? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब इसमें क्या लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन होती है, कौन कौन सी? द वेरी फर्स्ट वन इज स्मूथ एंड सेकेंड वन इज रफ। तो आपकी स्मूथ होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट पाया जाता है। ठीक है, वायरुलेंट स्ट्रेन होती है, इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो इन्फेक्शन कॉज कौन करेगा? बताओ जल्दी से। स्मूथ स्ट्रेन। कौन सा करेगा? स्मूथ स्ट्रेन करेगा। ठीक है, रफ पे आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट। ठीक है, नॉन वायरुलेंट होता है, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। स्मूथ स्ट्रेन पे क्या पाया जाता है? जल्दी से बताओ। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड से कहीं से भी आ जाएगा, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या पाया जाता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इस वजह से ये कैसी आपकी स्मूथ स्ट्रेन, और इसी वजह से वायरुलेंट स्ट्रेन भी होता है। क्लियर? क्या किया था आप? माइस पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था। क्या किया था? 4 तरीके के इन्होंने अपने सैंपल लोड किए। ठीक है, 4 माइस लिए और क्या किया? पहले में लाइव एस स्ट्रेन डाला, ठीक है, दूसरे में लाइव आर स्ट्रेन डाला, फिर एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, और फिर हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन में क्या डाल दिया? मिक्स कर दिया लाइव आर स्ट्रेन। पहला जब लाइव आर स्ट्रेन दिया, क्योंकि वायरुलेंट था तो माइस क्या हो गया बेटा? डाई हो गया। लेकिन आर स्ट्रेन दिया तो आर स्ट्रेन चूंकि आपका वायरुलेंट नहीं होता, तो क्या हो गया? माइस इन्फेक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन हीट किल कर दिया इस स्ट्रेन को, तो जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले आपके स्ट्रेन थे, प्रोटीन थे, वो क्या हो गए? यहाँ पे डीनेचर हो गए, तो यहाँ इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ डाला, तो क्या देखा? इन्फेक्शन कॉज हो गया, और जो माइस था वो क्या हो गया आपका? इट विल डेड, मर जाएगा आपका माइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों? तो हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था, इसका सारी चीजें तो किल्ड हो गई, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल अभी भी क्या था? एक्टिव था। जेनेटिक मटेरियल था इसमें, और यही जेनेटिक मटेरियल कहाँ ट्रांसफर हो गया? आर स्ट्रेन में। और आर स्ट्रेन की मशीनरी के साथ इस जेनेटिक मटेरियल ने बनाई अपनी कॉपीज, और क्या कर दिया? इन्फेक्शन कॉज करवा दिया। आ रही है बात समझ में? वो वाला प्रोटीन बना लिया जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? और वही प्रोटीन यहाँ पे क्या हो गया था? डीनेचर हो गया था, इसीलिए माइस जो था वो लिविंग था। तो ट्रांसफॉर्मेशन के इस एक्सपेरिमेंट ने, ग्रिफिथ ने बताया क्या? कि कोई ऐसी चीज है जो क्या हो रही है यहाँ पे? समथिंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। बस इतना ही बताया, बाकी उन्होंने कुछ भी ये नहीं बताया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसकी की गई बायोकेमिकल एनालिसिस। किस किस साइंटिस्ट ने की थी इसको? एवरी, मैकलियोड और मैककार्थी। एंड एवरी। मैकलियोड, मैककार्थी और एवरी 1944 में साइंटिस्ट और ईयर दोनों याद रहना चाहिए। इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन में, हीट किल्ड वाले में, ठीक है, क्योंकि हीट किल्ड वाला ही आर में ट्रांसफर किया गया था, तो हीट किल्ड वाले को चेक किया कि जितने टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं, सबको पहले तो क्या किया इन्होंने? सेपरेट किया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए एंड प्रोटीन, 4 आपके बायोमॉलिक्यूल जो मेजर पाए जाते हैं, उनको क्या कर दिया? सेपरेट किया, और इनको मिक्स किया किसके साथ? आर लाइव स्ट्रेन के साथ। और क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट वाला जो बायोमॉलिक्यूल था, द माइस इज स्टिल सर्वाइविंग। लिपिड वाले में भी माइस कैसा हो रहा था? सरवाइव कर रहा था। लेकिन जब डीएनए वाला स्ट्रेन जो था आपका, डीएनए का मॉलिक्यूल डाल दिया गया आर लाइव स्ट्रेन में, तो माइस क्या हो गया? डेथ हो गई माइस की। ठीक है, और प्रोटीन जब डाला तो भी क्या हुआ? माइस जो था वो लिविंग कंडीशन में था। तो यहाँ से एक चीज क्या पता चली बेटा? क्या पता चला यहाँ से? मैम को डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका बायोमोलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, विच इज डीएनए। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन अभी भी ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये क्या थे? पूरी तरीके से इन पे रिसर्च चल रही थी। ठीक है, तो फिर क्या किया गया यहाँ पे? इन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट में और क्या किया? ये जो आपका डीएनए, एस स्ट्रेन का डीएनए लिया, और लाइव आर स्ट्रेन का क्या किया? पूरा लाइव आर स्ट्रेन लिया। ठीक है, एस स्ट्रेन का ओनली डीएनए, और पूरा क्या किया यहाँ पे? आर की लाइव स्ट्रेन ली, और इनको क्या किया? अलग अलग
डाइजेशन दिए, तो जब प्रोटीएज से डाइजेशन किया तो क्या हुआ उस कंडीशन में, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ होगा। आरएनए से किया तो आरएनए डाइजेस्ट हुआ होगा, ठीक है। और दोनों से डाइजेस्ट करने के बाद जब इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या पाया कि जो माइस था अभी भी सरवाइव नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है, दैट मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, क्लियर। अभी हार्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आता है, तो हार्शी और चेज ने क्या किया था बेटा, बताओ। रिएक्टिव से क्या किया था, वो मीडियम में ग्रो करवाया था। ठीक है, कैसा एक्सपेरिमेंट बोला जाता है इसको, हम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। और क्या बोला जाता है, ट्रांसडक्शन। यूनिवोकल प्रूफ। ये टर्म आता है आपका, क्या बोला जाता है, यूनिवोकल प्रूफ। दैट मीन्स ये क्या था, डिक्लेयरिंग स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि भैया डीएनए ही क्या है आपका, एज जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, लास्ट रिसर्च इनकी थी। ठीक है, तो अभी क्या किया इन्होंने, बैक्टीरिया लिया, कौन सा, ई कोलाई, और दूसरा आपका एक्सपेरिमेंटल और जो ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था, बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया, ग्रिफिथ ने, ट्रांसडक्शन किसने किया, हार्शी एंड चेज ने। इसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिव लेबल किया न्यूक्लिक एसिड को फॉस्फोरस 32 से, और प्रोटीन को किया किससे, S35 से। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग की जाती है। ठीक है, दो चीजें मिलती हैं, एक मिलेगा पैलेट, एक मिलेगा सुपरनेटेंट। ठीक है, तो सुपरनेटेंट वाला जो पार्ट होता है, जो डीएनए होता है, वो क्या होता है आपका पैलेट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, पैलेट में क्या पाया गया आपका, P32, जिससे ये पता चला कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसडक्शन हुआ था, जेनेटिक मटेरियल जो था वो बैक्टीरियोफेज से कहाँ गया था, आपके इकोलाई में, और इकोलाई को इन्फेक्ट किया था। क्लियर है, तो वहां पे जो इन्फेक्शन के बाद पाया गया वो क्या पाया गया, प्रोटीन नहीं पाया गया, न्यूक्लिक एसिड पाया गया। ठीक है, तो ये आपका यूनिवोकल प्रूफ था। ठीक, डिफरेंस की बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज फॉर डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर आरएनए। कैसा होता है स्ट्रक्चर आपका डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए कैसा होता है, ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की चेन की बात करें तो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है कंपेयर टू आरएनए क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, 4 बेस पाए जाएंगे AGCT, यहाँ पे टी की जगह क्या पाया जाता है बेटा, यूरेसिल पाया जाता है। बेस पेयरिंग की बात करें तो AT यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ टी की जगह पे क्या आ जाएगा, AU। ठीक है, शुगर आपका डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में कौन सा होगा, राइबोज होगा। ठीक है, और रोल की बात करें तो डीएनए आपका क्या होता है, स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मे आपका ट्रांसमिशन करता है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। ठीक है, और आरएनए क्या करता है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जेनेटिक कोड के फॉर्म में जो आपका प्रोटीन का इंफॉर्मेशन रहता है उसको क्या करता है, न्यूक्लियस टू राइबोसोम लेके जाता है। ठीक है, मेन इसका फंक्शन है। यहां से क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले आते हैं। ठीक है, कि एक जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन, इट शुड बी रेप्लिकेटिंग। ठीक है, अपनी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना सके ताकि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा सके। दूसरा, इट शुड बी स्टेबल, क्या होना चाहिए, शुड बी स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी रिएक्शन ना करे, स्टेबल फॉर्म में रहे। म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए, लेकिन अगर ये लाइन ऐसी लिखी होती कि शुड हैव रैपिड म्यूटेशन, तो इट विल राइट और रॉन्ग, ये बताओ। रॉन्ग। क्यों, अगर रैपिड म्यूटेशन होगा तो क्या स्टेबिलिटी मानी जाएगी, नो मैम, नहीं ना। तो स्कोप फॉर म्यूटेशन, ताकि वेरिएशन आ सके, स्कोप है, म्यूटेशन होगा, बट कैसा, रैपिड नहीं होगा। तो अगर आपका स्टेटमेंट आता है कि शुड हैव स्कोप फॉर द रैपिड म्यूटेशन, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, दूसरा आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसक्राइब कर सके। ठीक है, आपका लास्ट क्या होता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करे। ठीक है, ये आपके कुछ है, और यहाँ से इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की बात करें तो आरएनए क्या होता है आपका, दो तरीके से वर्क करता है। ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल भी करता है। ठीक है, डीएनए के जैसा काम करता है कुछ वायरसेस में, और इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी पाई जाती है जो क्या होती है आपकी,
प्रोटीन के जैसे वर्क करती है, तो हम बोल सकते हैं कि आरएनए इज द लिंक बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन, बोल Yes, सकते हैं। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल डोग्मा, तो भी क्या होगा ये link between सेंट्रल डोग्मा में DNA क्या होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो आरएनए इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पता है ना क्या होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए टू आरएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दैट मींस आरएनए टू डीएनए DNA. बन रहा है, रिवर्स हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन Analysis. का प्रोसेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किसमें पाया जाता है ये, वायरस Viruses. में। एचआईवी याद है साइकिल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन का मॉडल किसने दिया था, Watson Watson and and Crick. क्या बताया था कि इट इज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल, है ना, लेकिन Yes. प्रूव नहीं किया था। प्रूव किसने किया, Asselson and Wilson Stahl. and Stahl. अटलसन एंड स्टेहल ने, ठीक है। कैसे प्रूव किया था, सबसे पहले क्या किया था, नाइट्रोजन का हैवियर आइसोटोप लिया, ठीक है, और उसमें इकोलाई को कई जनरेशन तक ग्रो कराया, ठीक। और यहाँ पे आपका डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रिफिकेशन के लिए कौन सा एलिमेंट लिया था, Cesium chloride. ठीक है। क्या कराया, N15 मीडियम में पहले ग्रो कराया बहुत सारी जनरेशन ऑफ इकोलाई को, फिर वहां से डीएनए लिया और क्या कराया, उसका रेप्लिकेशन होने दिया। और अब जब रेप्लिकेशन हो रहा था इस टाइम पे कौन सा मीडियम दिया बेटा, मीडियम चेंज कर दिया, कौन सा वाला दिया, N14. N14, ठीक है। पहले कौन से मीडियम में ग्रो कराया, N15, N15. फिर नॉर्मल मीडियम देना शुरू किया जो N14 दिया जाता है, ठीक। अब जो स्ट्रैंड बने यहाँ पे, तो पहला स्ट्रैंड कैसा बना, N15 वाला, और दूसरा कैसा बना, N14 वाला, ठीक है। एक स्ट्रैंड N15 और एक स्ट्रैंड N14। तो पहली जनरेशन में जो आपका डीएनए था वो हाफ ऑफ द पेरेंटल था और हाफ ऑफ द न्यू जेनेटिक मेकअप था, ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया, फिर से नेक्स्ट जनरेशन ये कराया, ठीक है। और फिर से क्या हुआ, आपका कितने मिनट में जनरेशन टाइम होता है, कितना मिनट जनरेशन 20 टाइम minutes. होता है, 20 20 minutes. मिनट, ठीक है। इकोलाई का जनरेशन टाइम दैट मीन्स कितने मिनट में कॉपी होगा, 20 मिनट में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जब आपका नेक्स्ट जनरेशन हुआ तो क्या हुआ, हाफ ऑफ द आपका N15 जो था वो केवल कहाँ मिला आपका, ये दो प्लेस पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैसा मिला, एक स्ट्रैंड हाइब्रिड मिले और एक स्ट्रैंड कैसे मिले, नॉर्मल स्ट्रैंड मिले N14 वाले। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारे स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, 50% इज पैरेंटल एंड 50% न्यू स्ट्रैंड बनते हैं, ठीक है। तो इसी टर्म को क्या बोल दिया गया, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ और कंजर्वेटिव मतलब कि आधा पार्ट अभी भी कंजर्व है, बचा हुआ है। तो अगली जनरेशन में भी पेरेंटल पार्ट बचा हुआ है या नहीं, बचा हुआ है। तो इस टर्म को क्या बोला गया, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। Yes. क्लियर है। Yes. फिर यही एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, टेलर ने किया था ऑन विशिया फैबा। ये क्या होती है, फैबा वीन्स होती है, लेकिन इन्होंने कैसा किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था, ठीक है। इन्होंने भी सेमी कंजर्वेटिव पे किया था, लेकिन कैसा लिया था, आपका रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या पाया कि ये जो विशिया फैबा होता है इसमें क्रोमोसोम पे इन्होंने स्टडी की, और क्या पाया कि ये जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो रहे हैं ये भी किस फॉर्म में हो रहे हैं, किस फैशन में, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। और किसके थ्रू इन्होंने पता लगाया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को चेक किया, ठीक है। तो पेरेंटल में कुछ में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन पाई जा रही थी और कुछ में नहीं थी, तो क्या 50-50 कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी इनको मिला। क्लियर है, ठीक है। इसमें किया था सैंपल रूट टिप लिया आपके विशिया फैबा की, और क्या किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से इसको ट्रीट किया। जब एनालिसिस किया सेकेंड जनरेशन में, तो सेल डिवीजन के बाद क्या देखा कि जो ईच क्रोमेटिड है उसमें कुछ आपके रेडियो लेबल्ड वाले हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल है। तो पता चला कि इट इज ऑल्सो फॉलो द सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर। Yes, ma'am. रेप्लिकेशन पे आते हैं, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं आपके, Helicase primase, single stranded by ठीक है। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को break. ब्रेक करता है, ठीक है। प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करवाएगा। Addition. टोपो आइसोमरेज या यहाँ पे आपका गाइरेज,
प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है, गायरेज, और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज। क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है, एक्स्ट्रा कॉइलिंग नहीं होने देता। ठीक है। एसएसबी क्या करता है, जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं तो इट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, Yes, दोनों ma'am. स्ट्रैंड को बाइंड कर लेगा ताकि वापस से रिवाइंड ना हो जाए। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। स्लाइडिंग क्लैंप क्या करेगा, आपका जो डीएनए पॉलीमरेज उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाए। 3 तरीके के पॉलीमरेज पाए जाते हैं आपके, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2, डीएनए पॉल 3। डीएनए पॉल कैसा होता है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, और जब पूरा सिंथेसिस हो जाता है तो क्या करेगा, यही आरएनए को क्या करेगा, रिमूव, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा, और यहाँ पे क्या ऐड कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा देगा। तभी तो पूरा एकदम आरएनए प्राइमर भी हट गया, पूरा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है। पॉल 2 क्या करेगा, आपका रिपेयर फंक्शन करता है, अगर कोई डैमेज हो गया तो रिपेयर करेगा। पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, And nucleotides को add करेगा 5 prime to किस डायरेक्शन में, 5 prime to 3 5' to 3' prime। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज इज वर्किंग ऑन विच डायरेक्शन, तो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लाइगेज क्या करेगा, जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेगा स्ट्रैंड पे उसको क्या करेगा, molecular glue की तरह। प्राइम। ठीक है, एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है। Yes. तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, चलो डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं। सुपर कॉइल्ड फॉर्म में था, सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा, गायरेज आएगा, Gyrase. ठीक है, कॉइल करेगा डीएनए को। कॉइल डीएनए मिल गया, अब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा, हेलिकेज Helicase. आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, दोनों स्ट्रैंड ओपन। अब क्या आएगा, प्राइमेज आकर के प्राइमर सिंथेसाइज करेगा। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे स्ट्रैंड ओपन, इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन Replication. फोक। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, ये स्ट्रक्चर Replication रेप्लिकेशन फोक है। fork. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले ये वाला स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड क्या कहलाता है, लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं, गैप में बनते हैं। ठीक है, लैग होता है बीच में, तो इस स्ट्रैंड का नाम क्या दे दिया, लैगिंग Lagging. स्ट्रैंड। लैग से लैगिंग स्ट्रैंड याद रखना, और यहीं पे बनते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले क्या आएगा आपका, आरएनए प्राइमर आएगा। ठीक है, क्या है आरएनए प्राइमर आपका, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक Nucleotides है। होते हैं। अब इसी के आगे के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमको पता है कि ऐड करने, तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा यहाँ पे, डीएनए DNA pol 3. डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा वाला, 1 2 3, कौन सा, 3 3 3. थर्ड वाला आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, पॉलीमरेज आपका पॉलीमराइज करवाएगा। ठीक है, तो किस तरह से किस तरफ करवा रहा है यहाँ पे, 5 प्राइम टू 3 prime। 3 prime. एक और यहाँ पे आपका प्रोटीन इन्वॉल्व है, कौन सा, एसएसबी। क्यों कर SSB। रहा है, क्यों आके बाइंड हुआ, ताकि फिर से अनबाइंडिंग प्रिवेंट द रीबाइंडिंग। ना हो जाए। ठीक है। अब क्या हो गया, ये वाला स्ट्रैंड बन गया। इस वाले स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे भी आरएनए प्राइमर आकर के ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पॉलीमरेज आएगा। ये किस तरफ बेटा एक्टिविटी करवाएगा, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनवाएगा। तो पहले इसने यहाँ से यहाँ तक बनवाया, फिर क्या करेगा, उछल के यहाँ पे ऐसे पीछे जाएगा, फिर स्ट्रेच बनवाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर स्ट्रेच बनवाएगा। तो ये क्या बनते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कैसा बन रहा है, कंटिन्यूअस। ये कैसा बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. ये कैसा होता है, कैसा होगा, सेमी डिसकंटिन्यूअस। कैसा बोला जाता है डीएनए को, सेमी Semi-discontinuous. एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बन रहा है और एक कैसा बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूअस 2 टर्म पूछे जाते हैं। क्लियर है दोनों टर्म। Yes, ma'am. यस। ये जो सेमी आपके सॉरी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेचेस बनते हैं, विच इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। Okazaaki वो fragments. कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज ligase. आएगा, सील करेगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, एक आपका कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड बन जाएगा। बन जाएगा. अब डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन किस तरफ होता है, तो एक स्ट्रैंड आपका टूवर्ड्स जा रहा है, एक स्ट्रैंड टूवर्ड्स जा रहा है, और एक स्ट्रैंड कैसा आ रहा है, अवे आ रहा है। Lagging strand. तो क्या होगा आपका, कैसा है, बोथ डायरेक्शन। Yes, यस ma'am. मैम। क्लियर क्लियर सारी चीजें।
मेरा एप्लीकेशन क्लियर? ठीक है, Yes, कोई ma'am. डाउट तो नहीं है? डिसकंटिन्यूअस और आपका सॉरी सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. ऑप्शन पे ध्यान देना। अगर केवल यही ऑप्शन देके छोड़ा हुआ है तो फिर तो आंसर ये है आपका, नो डाउट। लेकिन अगर ये भी आपके ऑप्शन में है तो फिर ऑप्शन का आंसर क्या होगा? सेमी कंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर है? देखो ऑप्शन, दो चीजें बहुत ध्यान से जब क्वेश्चन सॉल्व करो, दो चीजें देखना। एक तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो, ठीक है? कभी कभी पूछ लेता है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, तो उसमें जो जिसके सबसे ज्यादा रॉन्ग होने के चांसेस होंगे ना, फिर वही वाला होगा, ठीक है? और दूसरा, एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं तो फिर उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, ये तो भाई एलिमिनेशन वाले हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेटा? डीएनए टू आरएनए। डीएनए से DNA क्या to बनेगा? आरएनए। डीएनए कैसा होता है? डबल double स्ट्रैंडेड। आरएनए की बात करें, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है? तो डबल स्टैंडर्ड से क्या बना रहे हैं? सिंगल Single स्टैंडर्ड। और stranded. प्रोटीन भी कैसा? सिंगल Single स्टैंडर्ड। stranded. आरएनए क्या करेगा आपका? एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए का Translation. कौन सा वाला स्ट्रैंड होगा? दो स्ट्रैंड होते हैं, टेम्पलेट ठीक है? स्ट्रैंड। ये एक स्ट्रैंड होता है Template. टेम्पलेट, जहां से क्या होगा आपका? क्या बनेगा? आरएनए mRNA. बनेगा, ठीक है? mRNA. यही वाला स्ट्रैंड क्या बनाएगा? एमआरएनए। और इसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट। दूसरा होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? अब ध्यान क्या रखना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो कौन सा होता है? ये भी Coding. कॉम्प्लीमेंट्री है, कोडिंग वाला भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है? और और एमआरएनए भी क्या होगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है? दोनों किसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। स्ट्रैंड के। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? मिरर करेंगे, यस मैम। एक दूसरे को मिरर करेंगे। एमआरएनए और कोडिंग एक होगा, बस बोलो। एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे, करेंगे। बस डिफरेंस कहाँ आ जाएगा बेटा? बताओ। यहाँ आएगा यूरेसिल, और क्योंकि ये डीएनए का पार्ट है इसलिए इसमें क्या आएगा? थाइमिन। बाकी मिरर करेंगे या नहीं करेंगे? यस मैम। मिरर करेंगे, जहां ए है वहां यहाँ पे भी ए होगा, होगा। सी है तो यहाँ पे भी सी होगा, क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेम्पलेट है और एमआरएनए भी किसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो एक दूसरे को मिरर करेंगे। एमआरएनए इज इक्वल टू कोडिंग स्ट्रैंड। अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिया है और क्या पूछ रहा है आरएनए। कि mRNA. आरएनए का वैल्यू, मतलब आरएनए कौन सा होगा आपका, तो क्या करोगे? सिर्फ यू और टी को रिप्लेस करना, बाकी कुछ भी मत करना। पता कैसे चलेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम को नोटिस कर लेना। अगर स्ट्रैंड दिया हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दिस इज कौन सा स्ट्रैंड है आपका? टेम्पलेट है। और अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया हुआ है तो क्या है? कोडिंग। तो अब एमआरएनए की आपकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दोनों कंडीशन में पूछ सकता है। हो सकता है कोडिंग दिया हो और हो सकता है टेम्पलेट दिया हो। टेम्पलेट देगा तो क्या लिखेंगे हम? 5 प्राइम। के एंटीकोडॉन लिख देना, ठीक है? जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बना देना। लेकिन अगर कोडिंग दिया होगा तो सेम एज इट इज, बस यू और टी को रिप्लेस कर देना। क्लियर है? टी की जगह पे यू यू कर देना। क्लियर? यस मैम। का रीजन क्या होता है? क्यों सिर्फ टेम्पलेट बना रहा है, कोडिंग वाला क्यों नहीं बना रहा है? एक तो पहली चीज, एक जीन से एक ही प्रोटीन बनेगा, दो प्रोटीन बनने के चांस नहीं है, तो एक ही स्ट्रैंड बनाएगा, वरना दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा बनेगा। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। दूसरी चीज, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो क्या होगा? यूकैरियोट्स में आपका जो एक मैकेनिज्म होता है, डाइसर बनता है, आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, वो बन जाएगा और जितने आरएनए उनको क्या कर देगा? चॉपिंग करवा देगा। तो इसलिए यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनता। क्लियर है? क्लियर इतनी सारी चीजें? और Yes, कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं आपके? एक पाया जाएगा प्रमोटर। इसी प्रमोटर से कौन आकर के बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड पे। दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, और यही स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज होते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। और लास्ट में आपका क्या होता है? टर्मिनेटर। जहां भी आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस आए, प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप। ठीक है? क्लियर? अभी यहाँ से एक क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से मुझे कि इन द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन which enzyme is responsible to open the helix, ठीक है? open the helix and adding the nucleotide.
बताओ कौन सा एंजाइम है? Mahali. रिवीजन बेटा नोट्स उठा के एक बार कर लिया जाता है, ठीक है। यस, आरएनए पॉलीमरेज दोनों काम क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है। यहाँ पे हेलिक्स को खोलता भी जाएगा और न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी करता जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ट्रांसक्रिप्शन में पूछेगा कि डीएनए हेलिक्स को कौन ओपन कर रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। लेकिन अगर आपका डीएनए हेलिक्स को रेप्लिकेशन में पूछ रहा है तो कौन ओपन कर रहा है? हेलिकेज। हेलिकेज कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि हमको इतनी जल्दी होती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, पता है कौन ओपन करता है, हेलिकेज ओपन करता है, तो हम ध्यान ही नहीं देंगे कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन में पूछ रहा है तो कौन ओपन करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करेगा। और ये क्या है, आपके दो मैकेनिज्म कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, एक तो ओपन भी कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी ऐड कर रहा है। क्लियर? ये याद रखना, ठीक है। कहाँ पाया जाता है आपका आरएनए पॉलीमरेज? न्यूक्लियस में, ठीक है। क्या होगा आपका, कहाँ आकर के बाइंड करेगा? डीएनए के स्पेसिफिक जीन पे आएगा, ठीक है। प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। स्टार्ट कब होगा इनिशिएशन में? जब आके सिग्मा फैक्टर यहाँ पे आके क्या करेंगे, प्रमोटर रीजन पे बाइंड होंगे, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज भी आकर के यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। इनिशिएशन स्टार्ट। यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को कब ऐड करना स्टार्ट करता है, और ऑप्शन दियो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तो क्या कर टिक करोगे? इनिशिएशन। नो, अभी सिर्फ ऐड हुआ है। अभी आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हुआ है। अभी क्या एक भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू हुए? नहीं। जहां से न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू होंगे हेलिक्स ओपन करके, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलोंगेशन। क्लियर? यस आस्था, इट इज इलोंगेशन। ठीक है। देखो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, तुमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, अभी मैं क्वेश्चन भी कल सॉल्व करवाऊंगी सारे, ठीक है। इसलिए आज एक पूरा ये सेशन ले रही हूँ, ठीक। क्लियर? अभी यहाँ पे इनिशिएशन में कहीं पे भी मैंने लिखा है क्या? देखो बस सिर्फ क्या बताया है यहाँ लास्ट तक, कहीं लिखा हुआ है क्या? प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में क्या हो गया? ऐड हो गया, बाइंडिंग हुई है सिर्फ। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुए, तो किस वाले उस पे होंगे आपके, किस वाले स्टेप पे? इलोंगेशन पे, ठीक है। याद रखोगे? क्लियर? अब देखो ऐड होना शुरू, हेलिक्स ओपन होना शुरू, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू, ठीक है। कब तक ऐड होंगे, कब तक ऐड होंगे बेटा? जब तक टर्मिनेटर नहीं आ जाता। जब तक कि टर्मिनेटर नहीं आ जाता। क्लियर है? ये इलोंगेशन है। देखो दो चीजें हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज में, क्या? एक तो अनवाइंडिंग हो रही है डबल हेलिक्स की, और दूसरा क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा? यस मैम। चलो अभी क्या करेगा, टर्मिनेटर साइट आ जाएगी आपकी। टर्मिनेटर साइट पे जब आरएनए पॉलीमरेज के पास कौन सा फैक्टर आ जाएगा? रो फैक्टर। तो द प्रोसेस विल बी टर्मिनेट, ठीक है। क्या क्या मिलेगा अब यहाँ पे आपको? एमआरएनए मिलेगा, ठीक है। ये एमआरएनए बनता जा रहा था, और वो जो डीएनए था वो एज इट इज आपका प्रेजेंट रहेगा, फिर वो नया एमआरएनए बनवाएगा। क्लियर है? क्लियर? अब एक बात बताओ, जब टर्मिनेशन हुआ था तो आरएनए पॉलीमरेज को कौन सा फैक्टर चाहिए था? रो फैक्टर। जब इनिशिएशन हुआ था तो कौन सा फैक्टर चाहिए था? सिग्मा फैक्टर। क्लियर? इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर आएगा, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर आएगा, ठीक है। अभी प्रोसेस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में फंक्शनल एमआरएनए बनता है, बट यूकैरियोट्स में इट इज नॉन फंक्शनल। तो अभी क्या करेगा, ये मैच्योर होगा, फंक्शनल आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो जब फंक्शनल एमआरएनए बनाएगा तो आगे प्रोसेस भी होगी। कौन सी प्रोसेस होती है आपकी बेटा? स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे एमआरएनए में क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल यूनिट्स पाए जाते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट इज एक्सॉन, नॉन फंक्शनल यूनिट इज इंट्रॉन। ये भी पूछा जाता है कि इसमें से फंक्शनल कौन सी है, नॉन फंक्शनल कौन सी है। तो इंट्रॉन नॉन फंक्शनल है, और फंक्शनल कौन सी है आपकी? एक्सॉन। नॉन फंक्शनल निकाल दे, निकालने के लिए क्या आता है आपका? लाइसोसोम, ठीक है। ये क्या करेगा, इस तरीके से आकर के बाइंड होगा और इसको कट करके ले जाएगा और ये वाले को सील करवा देगा। तो दो काम कर रहा है लाइसोसोम, एक तो क्या, इंट्रॉन को कट करवा रहा है और एक्सॉन को सील कर रहा है। क्लियर है? कौन कर रहा है यहाँ पे ये काम? स्प्लाइसोसोम कर रहा है। अब ये प्रोटीन, अब मतलब आपका ये जो एमआरएनए है,
नाउ इट इज रेडी टू गो टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? आरएनए। क्या पाया जाता है? आरएनए पाए जाते हैं। और ये आरएनए क्या करेंगे बताओ? आरएनए क्या करता है बेटा? किसको डिग्रेड करेगा? आरएनए को। तो अभी इस आरएनए को डिग्रेड होने के चांसेस हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करेगा? ये दो और प्रोसेस करेगा, कैपिंग एंड टेलिंग, ताकि क्या हो जाए? आरएनए कंफ्यूज हो जाए और आरएनए को कट ना कर पाए, ठीक है। अपनी पहचान बदल लेगा, ठीक है। क्या करेगा? कैपिंग करवाएगा। कैपिंग दैट मीन्स आपका कौन सा एंड होता है कैप वाला? डीएनए की बात करें 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड हो जाएगा? 7 प्राइम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये याद रखना, कैपिंग हो गई। अभी क्या होगा? टेलिंग होगी। दैट मीन्स कौन सा वाला एंड? ये आपका कैप, मतलब स्टार्ट जहां से हो रहा है वो कैप हेड वाला रीजन, ये टेल वाला रीजन। तो यहाँ पे 7 प्राइम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के 200 से 300 बेस पेयर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? अब ये क्या होगा? जो आरएनएज है इसको कट करने के लिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और ये आरएनए क्या होगा? प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। क्लियर? डिफरेंस देख लो। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में आपका कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है? एमआरएनए, आरएनए, ठीक है। और अगर बात करें आपका यूकैरियोट्स में, तो कौन कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज कौन सा सिंथेसाइज करवाएगा? आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कौन सा करवाएगा? एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कौन सा कराएगा? टीआरएनए, 5s आरएनए, एसएनए, ठीक है। क्लियर? पॉलीसिस्टोनिक या मोनोसिस्टोनिक, क्या होता है पॉली और मोनो? जल्दी से बताओ। पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा? यूकैरियोट्स में होते हैं या प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो प्रो कैसा होगा आपका? पॉलीसिस्टोनिक होगा, जबकि यू कैसा होगा? मोनोसिस्टोनिक, ठीक है। अभी यहाँ कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? आगे की प्रोसेस के लिए यहीं पे मैच्योर बन जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं आपके? ट्रांसक्रिप्शन की बात करें यूकैरियोट्स में, ऑर्गेनेल कैसे होते हैं? कंपार्टमेंट वाले होते हैं। न्यूक्लियस कैसा है आपका? डबल मेम्ब्रेनस है। तो यहाँ क्या होगा? जो एमआरएनए है वो कैसा होता है? पहले एचएनआरएनए बनाता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है। दैट मीन्स एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन सी प्रोसेस होगी हटाने के लिए? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, स्प्लाइसिंग। एमआरएनए बन जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा, फिर क्या होगा? कैपिंग एंड टेलिंग। यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग होगी क्या? ये तो खुद ही अपना कैसा बनाया था? मैच्योर फॉर्म में बनाया था। यहाँ जरूरत है क्या? बोलो। प्रोकैरियोट्स में नहीं। ठीक है, चलो क्लियर इतना सारी चीजें, ठीक। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन बन जाएंगे। यस मैम। यस मैम। चलो जेनेटिक कोड पे आते हैं। क्या होता है जेनेटिक कोड आपका? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होगा आपका जेनेटिक कोड? किसने दिया था? जॉर्ज गैमो ने। किसने दिया था? दैट टर्म जेनेटिक कोड इज कॉइंड बाय जॉर्ज गैमो, ठीक है। अभी एक कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस करवाता है? 3 न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। और कितने अमीनो एसिड कोड होते हैं बेटा? ये इनका सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं किया था। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि दैट फॉर 1 कोडॉन वी नीड 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने निकाला कि आपके कितने बेसेस होते हैं? 4। तो एक कोडॉन को बनाने के लिए क्या है आपका? 3 न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, तो 4 टू द पावर 3 किया तो कितने कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए? 64। लेकिन टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड, ठीक है। अभी 21 अमीनो एसिड हो गया, सेलिनोसिस्टीन जो है वो उसमें ऐड हुआ है, ठीक है। वैसे 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक। अभी ये जो 64 कॉम्बिनेशन थे, तो लोगों ने बोला कि भैया 64 कॉम्बिनेशन की क्या जरूरत जब अमीनो एसिड कितने हैं? 20, ठीक है। फिर क्या हुआ? अगले एक्सपेरिमेंट हुए, तो नेरनबर्ग ने क्या किया? पॉलीयूटेल सिंथेसाइज करवाई और क्या पाया कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स बने वो कैसे बने? 3 के कोड में फेनिलएलानिन बना, ठीक है।
तो इन्होंने ये चीज प्रूव की कि भाई एक कोडॉन के लिए तो कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए, 3। ठीक है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाएगा। फिर एचजी खुराना ने क्या किया, उन्होंने भी आर्टिफिशियल सिंथेसाइजिंग करवाई और क्या पाया कि ल्यूसीन, सेरीन एंड ल्यूसीन की स्ट्रेचेस पाए गए। ठीक है, नीरेनबर्ग के साथ कौन था? क्या बेटा? नीरेनबर्ग के साथ में कौन साइंटिस्ट के साथ में ये लिखा है? मैथ्यू। ओके। ठीक है, अभी देखो ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी ये करवाए हैं मैंने सॉल्व। जितने Yes. न्यूक्लियोटाइड बेस दिए होंगे उससे क्या करोगे, इसको पावर 3 कर दो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बेस अगर 5 हैं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, 4 ही होते हैं आपके, ठीक है, 4 ही होते हैं ना, बेस Yes, कितने ma'am. होते हैं? 4 होते 4. हैं। दिस इज द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 5 न्यूक्लियोटाइड्स और एक कोडॉन बनाने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत? 3। 3. तो कॉम्बिनेशन हर बार डिफरेंट बनेंगे, बताओ। ए टी जी सी एक बार इसके साथ बन सकता है, ठीक है, एक बार इसके साथ बन सकता है, ठीक है, एक बार ये दोनों के साथ ये वाला कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो Yes, हर ma'am. बार अलग अलग बन सकते हैं, तो जितने आपके बेसिस हैं उसके ऊपर हम क्या कर दें, पावर। तो 5 न्यूक्लियोटाइड तो पावर कितनी हो जाएगी? 3, 125। क्लियर है? बन Yes. जाएगा ये। Yes, ma'am. क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी आपकी जेनेटिक कोड की? पहला तो ये क्या है, आपका जो कलेक्शन ऑफ कोडॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। ठीक है, जितने कोडॉन्स बने उनका जितना भी कलेक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। कितने आपके पाए जाते हैं? 4 आपके न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एजी टीसी, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं? 4 4. कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। और 2 न्यूक्लियोटाइड होगा तो 16, 60. 3 होगा तो 64। 64. ठीक है। क्या कर रहे हो? मैम 4 is the part 4 3 है। 3 ठीक है, कर रहे हैं. क्लियर। Yes. एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड? 3. 3। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर हैं? Yes, Yes, ma'am. मैम। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं, हम No. फिर से पढ़ें, ठीक है। ये क्या होता है आपका? टेबल दिया गया हुआ है, ठीक, क्लियर। इसमें 2 चीजें याद रखना, एक AUG याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। AUG क्या है बेटा आपका? स्टार्ट कोड स्टार्ट कोडॉन है। और क्या है? मिथ्यूनिन के लिए कोड करता है. मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, तो 2 काम कर रहा है, इसमें ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा कोडॉन जो है वो डुअल फंक्शन कर रहा है, तो AUG कर रहा है। इट इज Yes, ma'am. एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट करवाएगा आपका इंफॉर्मेशन जहां से वो होगा, ठीक है। AUG जहां से अगर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, दूसरा क्या बनाएगा, किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन को कोड करेगा। 2 काम कर रहा है। स्टॉप कोडॉन की बात करें तो कौन कौन सा है? UAA, UAG, UGA, उआ, उआ, उगा, ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टीज में आऊं तो ये क्या होता है आपका? एक कोडॉन जो है वो क्या करेगा, आपका एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड बनाएगा, सही है। एक कोडॉन ma'am. से एक एमिनो एसिड बनेगा। दैट क्वालिटी इज नोन एज नॉन एम्बिगुअस, दैट क्वालिटी इज नोन एज नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड इज नॉट ओवरलैपिंग, क्लियर है ये प्रॉपर्टी। जेनेटिक कोड कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा है तो एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। ऐसा नहीं होगा एक ये बनाया फिर यहाँ से यहाँ तक का एक बना लिया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूसरा बना लिया। इस तरह का फंक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ये वाला पाया जाएगा। क्लियर है? नॉन ओवरलैपिंग। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, इसमें डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दैट मीन्स एक एमिनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडॉन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ल्यूसिन को क्या कर रहे हो, 2 कोडॉन पाए जा रहे हो जो क्या कर रहे हो, ल्यूसिन बना रहे हो। लेकिन एक कोडॉन से तो एक ही अमीनो एसिड बनेगा। ऐसा नहीं है कि AUG है तो ये मेथियोनिन भी बना ले और यही ल्यूसिन भी बना ले, ऐसा होगा क्या? नो मैम। ये नहीं होगा। क्लियर है? यस और मैम। ये आपके स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन बनाते। क्लियर है ये? यस मैम। वेट अ मिनट, चलो ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के पहले ये क्या है आपका? tRNA। क्या बोला जाता है इसको? अडॉप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है,
ठीक है, Yes, ma'am. दो Yes, ma'am. स्ट्रक्चर हैं, दैट वन जो आपका इन्वर्टेड एल शेप होता है, दिख रहा है ये ऐसा एल शेप, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये एल शेप क्या कहलाता है आपका 3D स्ट्रक्चर। 3D 3D structure. इन्वर्टेड एल शेप क्या कहलाता है 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बेटा आता है कि किस तरफ आपके किस जो आपका ये टीआरएनए का लूप होता है यहाँ पे कहाँ पे किस हैंड पे अमीनो एसिड अटैच होता है, तो 3 कहाँ पे prime. होगा 3 प्राइम पे। 3 prime. ठीक है, ये डीएचयू लूप पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है अमीनो एसाइड सिंथेटेज। Synthesis. ठीक, क्या करता है ये अमीनो एसिड को चार्ज करवाता है। ठीक है, अमीनो एसाइड सिंथेसिस क्या करता है अमीनो एसिड को चार्ज करवाता है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पाए जाते हैं एंटी कोडॉन, जिसके कोडॉन कहाँ पाए जाएंगे mRNA पे. mRNA पे। इसके कोडॉन mRNA. कहाँ पाए जाएंगे mRNA पे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जब आपका ये टीआरएनए आके जुड़ता है तो रिकॉग्निशन कहाँ से होता है इसी एंटीकोडॉन से। Anticodon site. और इसी एंटीकोडॉन की वजह से ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करता है यहाँ पे कैरी करके ले जाता है। क्लियर, ठीक है। Yes, ma'am. और ये वाली आर्म किससे बाइंड होगी आपके राइबोसोम से। क्लियर है ये Yeah. फंक्शन। Ribosome. Yes, ma'am. ठीक, ट्रांसलेशन की बात करें अगर हम तो दो प्रोसेस होती है आपकी, एक स्टॉप कोडॉन पाया जाएगा, स्टार्ट कोडॉन पाया जाएगा। स्टार्ट कोडॉन जहां से पाया जाएगा वहीं से इनिशिएशन शुरू। Yes, ma'am. ठीक है, स्टॉप कोडॉन जहां आ जाएंगे वहीं पे Termination. टर्मिनेशन। क्लियर है ये चीज, तो स्टार्ट से शुरू स्टॉप पे खत्म। ठीक है, अब आपके क्या पाए जाते हैं यूटीआर पाए जाते हैं। स्टार्ट और स्टॉप के आगे पीछे वाले जो कोडॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके यूटी। Untranslated region. क्लियर है, यस Yes. क्लियर। ठीक, अभी क्या होगा सबसे पहला काम, अच्छा ये देख लो आपका कौन सी साइट सीक्वेंस क्या होता है एप का सीक्वेंस बनता है, मतलब अमीनो एसिड ये वाला ये जो साइट होता है ए साइट होता है, यहाँ पे क्या होगा आपका चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है। ठीक है, पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो टीआरएनए फ्री हो जाता है, तो एग्जिट कौन से साइट से होगा E site. इट विल एग्जिट फ्रॉम ई साइट, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। एप का सीक्वेंस याद रखना, ए पे चार्ज टीआरएनए आएगा, पी पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और ई से क्या हो जाएंगे एग्जिट, याद रहेगा। ठीक है, Yes, ma'am. एंजाइम की बात करें कौन कौन से दो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होता है, ये क्या करता है अमीनो एसिड को ट्रांसफर करवाता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है। क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है। कहाँ पाया जाता है लार्ज सब यूनिट में, प्रोकैरियोट्स के 50s, यूकैरियोट्स का लार्ज सब यूनिट क्या होता है आपका 60s। क्लियर, Yes, ma'am. क्लियर, कोई डाउट किसी को। No, No. ma'am. ट्रांसलोकेज क्या करता है मैम राइबोसोम की मूवमेंट करवाता है. राइबोसोम को मूवमेंट कराता है। ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस या फिर मैं एमआरएनए की बात करूँ, एमआरएनए मूव नहीं कर रहा है, कौन मूव कर रहा है यहाँ पे राइबोसोम। ठीक है, हर एक कोडॉन के पास जा रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम का मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेज और यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम मूव होता जाएगा, एमआरएनए बनता जाएगा। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब पहला काम क्या होगा, अमीनो एसिड को भाई जाना है, टीआरएनए लेकर जा रहा है अमीनो एसिड को, तो अमीनो एसिड को कहीं हमको जाना होता है तो हम पहले क्या होते हैं उठते हैं, जागते हैं, तैयार होते हैं, तो यहाँ एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड का। ठीक है, कौन एक्टिवेट कराएगा आपका यहाँ पे अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, एटीपी इन्वॉल्व होंगे, एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस, Active. जहां कहीं भी पूरी बायोलॉजी में एटीपी यूज हुए, एनर्जी लगी है, वहां वो प्रोसेस कैसी होती है बेटा एक्टिव Active प्रोसेस। process. एक्टिव प्रोसेस है ये आपकी। ठीक है, Yes, ma'am. अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगा, अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होकर के इसने क्या किया अमीनो एसाइड एएमपी बना लिया। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 एटीपी स्पेंड हुए यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस में। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में कितने एटीपी इन्वॉल्व हुए हैं 2 ATP, that's why it is active process. Clear? Yes, ma'am. अब अमीनो एसाइल AMP जो है वो कहाँ पे होगा आपका TRNA. कौन से प्राइम पे जाएगा 3 Three. प्राइम OH पे। ठीक है, और क्या बना लेगा अमीनो एसाइल TRNA प्लस यहाँ पे AMP रिमूव। क्लियर है, Yes, ma'am. कॉग्नेट TRNA क्या होता है आपका
चार्ज जो टीआरएनए। एंटीकोडॉन है उसके अकॉर्डिंग ये टीआरएनए चार्ज होगा। दैट मीन्स जिस तरह का एंटीकोडॉन पाया जा रहा है उसी तरह के अमीनो एसिड को क्या करेगा, कैरी करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉग्नेट। क्लियर? Yes, ma'am. यस। इनिशिएशन की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे आपका, सबसे पहले जो स्मॉलर सब यूनिट है आपकी राइबोसोम की, वो आकर के क्या करेगी, एमआरएनए से बाइंड होगी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से बाइंड होगी, आपके स्टार्च कोडॉन से। ठीक है, फिर क्या होगा, कौन सी यूनिट, P. पी यूनिट। तो यहाँ पे आपका टीआरएनए इनिशिएशन पे टीआरएनए कहाँ आता है, P site. लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस हर बार टीआरएनए कहाँ आएगा, A site. ए साइट पे। बॉन्ड का फॉर्मेशन थ्रू आउट द प्रोसेस कहाँ होगा, A site. पी साइट पे। पी पेप्टाइड साइड बॉन्ड पी P. साइट, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन पी साइट पे। पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड, पी फॉर आपका पी साइट। क्लियर है? तो पेप्टाइड ma'am. बॉन्ड कहाँ बनेंगे बेटा, थ्रू आउट द प्रोसेस P site. पी साइट पे। लेकिन इनिशिएशन में पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेंगे, मैम बनते नहीं है इनिशिएशन। बनेंगे ही नहीं। ठीक है, इनिशिएशन में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, याद रहेगा। ठीक है, Yes. अब यहाँ पी साइड पे क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेंगे, लेकिन पी साइड पे टीआरएनए आएगा। ये एक्सेप्शनल है, ये याद रखना। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे एमआरएनए आया 30S स्मॉल सब यूनिट से बाइंड हुआ, और अब क्या आ जाएगा इसके पास, सेकेंड स्टेप में टीआरएनए आ जाएगा। कौन सा वाला टीआरएनए, जो चार्ज टीआरएनए था, कहाँ पे आ रहा है बेटा, विच साइड, पी साइड पे। ठीक है, अब ये टीआरएनए कैसा वाला होगा, स्टार्ट कोडॉन है इसके पास, तो कौन सा वाला होगा बताओ, मेथियोनिन। मेथियोनिन होगा। ठीक है, पहचानेगा, एंटीकोडॉन और कोडॉन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पे आएगा, और फिर क्या होगा आपका, आ जाएगी लार्जर सब यूनिट। क्या आ जाएगी यहाँ पे, लार्जर सब यूनिट। अभी इनिशिएशन हो चुका है, लेकिन अभी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन में अगर हम बात करें तो इनिशिएशन हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रही हूँ मैं, बाइंड हो गया, लेकिन क्या न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू हुआ, नो मैम। न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू किया, आरएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू किया, बोलो हाँ या ना। यस मैम। क्या, नो मैम, नहीं किया। आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन में करेगा। वैसे ही यहाँ इनिशिएशन में राइबोसोम आया, आपका लार्जर सब यूनिट भी बाइंड हो गया, लेकिन अभी पेप्टाइड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये दोनों चीज याद रखोगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ से, पढ़ा सब होता है, लेकिन क्वेश्चन में ही फिर हम फंस जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब इलोंगेशन होगा, अब मूवमेंट होगा आपका। ये जो क्या हुआ, अब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप होता है इलोंगेशन का, फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे 2 टीआरएनए आते हैं एक साथ। ठीक है, पहला टीआरएनए आपका स्टार्ट वाले पे था, दूसरा टीआरएनए आया आपका सेकेंड वाले कोडॉन पे, फेनिलएलानिन वाला आया सपोज। और अब क्या होगा, ये जो मेथियोनिन था इट विल बी ट्रांसफर टू फेनिलएलानिन। कौन करवाएगा ये काम, ट्रांसफर वाला और पेप्टाइड फॉर्मेशन वाला बेटा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडेज नहीं, इट इज पेप्टाइडिल। क्लियर है? यस मैम। अभी क्या होगा उसके बाद, यहाँ पे जो फ्री आपका टीआरएनए होगा, क्योंकि मेथियोनिन इधर ट्रांसफर हो गई, ये फ्री हुआ, ये एग्जिट साइड से बाहर। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये बाहर, और ये वाला क्या होगा वापस से, ये वाला नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, राइबोसोम आगे मूव कर जाएगा। राइबोसोम ने क्या किया, आगे मूव किया, एक और टीआरएनए आया लाइसिन को लेके, फिर मेथियोनिन और फेनिलएलानिन दोनों ही यहाँ पे ट्रांसफर, और ये फ्री, ये वापस से एग्जिट, राइबोसोम फिर से आगे मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस चलेगी। राइबोसोम को आगे कौन मूव करा रहा है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। ट्रांसलोकेशन, दैट प्रोसेस इज ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? हमारे लिए की स्ट्रैंड ऐसे देखो बन रही है। ठीक है, अगर इसको ऐसे देखें तो ये क्या है, इस तरीके से बनती जा रही है। ठीक है, लास्ट में क्या होगा आपका, रिलीज फैक्टर आएंगे, और कहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे आपके स्टॉप कोडॉन के साथ। जहां स्टॉप कोडॉन आएगा वहां रिलीज फैक्टर बाइंड हो जाएंगे, मूवमेंट खत्म, और क्या होगा आपका, ये सीक्वेंस बनेगी। और सीक्वेंस कैसी बनती है प्रोटीन की, हमेशा N2C टर्मिनल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, देखो ये बन रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से यस मैम। क्या हो रहा है, यहाँ पे टीआरएनए आके जुड़ रहे हैं, और देखो ये पेप्टाइड ऐसे बनता जा रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है हर बार। ठीक है, और किससे बन रहा है आपका, पेप्टाइड बॉन्ड से। क्लियर है?
यस। ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका क्या, लैकोपेरॉन। ठीक है, लैकोपेरॉन क्या है बेटा, आपका जीन रेगुलेशन है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बस यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा और पूरी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, प्रमोटर यूनिट पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ और रेगुलेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। इससे घुमा घुमा के कई जगह क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, ये याद रखना। ठीक है, कल करवाऊंगी भी क्वेश्चन। यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है, मैम कैपिंग टेलिंग स्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये सारे। ठीक है, ट्रांसलेशन और फिर होगा आपका रेगुलेशन। क्लियर है। लैकोपेरॉन क्या है, कोई ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं, दैट टाइप ऑफ जीन इज नोन एज ओपेरॉन। ठीक है, सबसे पहले ये जो इसको डिस्क्राइब किया था किसने किया था, जैकब एंड मोनेट ने। ठीक, दूसरी चीज लैकोपेरॉन की बात की जाए तो लैकोपेरॉन आपका क्या होता है, ये आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट पाई जाती है, प्रमोटर, रेगुलेटर और ऑपरेटर, तीन सीक्वेंस पाई जाते हैं। स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जिया, याद रखना ZYA, ये इस सीक्वेंस में पाए जाएंगे। ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है जो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। होता क्या है बेटा इस प्रोसेस में, जो आपका बैक्टीरिया है वो क्या करता है, प्राइमरी सोर्स किसको इनटेक करेगा, ग्लूकोज को। एज अ प्राइमरी सोर्स हमेशा किसको इनटेक करेगा बैक्टीरिया, ग्लूकोज को। ठीक है, जब ग्लूकोज नहीं होगा मीडियम में, जब मीडियम में ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो वो क्या करता है, जो मीडियम में प्रेजेंट लैक्टोज होता है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा, टूट गया ग्लूकोज, फिर से मिल गया बैक्टीरिया को ग्लूकोज, अब ये वाला ग्लूकोज लेगा। तो मतलब दो कहानी है, एक बना बनाया ग्लूकोज जब तक है तो वो क्यों ग्लूकोज बनाएगा, दूसरा ग्लूकोज खत्म तो ये फिर खुद ग्लूकोज बनाएगा और लेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, बनाना ज्यादा आसान है या फ्री में जो मिल रहा है वो ज्यादा आसान है, फ्री फ्री में। में मिल रहा है। तो अगर बैक्टीरिया में ग्लूकोज एंड लैक्टोज एक जैसे अमाउंट में प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को। क्लियर है। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन क्यों हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इसलिए हो रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बने, और यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही तो चाहिए लैक्टोज को तोड़ने के लिए, बताओ चाहिए। ठीक है, Yes. मैगी आपकी एक बनी बनाई है और एक आपको बनानी है, बनाने के लिए गैस चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, बनी बनाई मैगी है, गैस ऑन करोगे क्या, ऑन करोगे, नहीं ऑन करोगे। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन ऑन करने की जरूरत, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब ग्लूकोज फिनिश हो जाएगा तो तुम गैस ऑन करोगे, अपनी मैगी बनाओगे और फिर खाओगे। क्लियर। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पे ये बनी बनाई मम्मी वाली मैगी है जो किस फॉर्म में, आपका ग्लूकोज है, और लैक्टोज क्या है, खुद से बनानी है तो गैस ऑन करनी पड़ेगी, बीटा गैलेक्टोज चाहिए, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए ट्रांसक्रिप्शन ऑन करवाना पड़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कब ऑन होगा, जब लैक्टोज को कन्वर्जन होगा, ग्लूकोज है तो नो ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह से यहीं पे घुमा के इसी से सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है ये चीज, बताओ। Yes, ma'am. क्लियर। ग्लूकोज अगर इक्वल अमाउंट में है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और या तो ये पूछेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑन ऑफ, या तो ये पूछेगा कि ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों इक्वल मीडियम में, तो बैक्टीरिया पहले क्या लेगा, क्या लेगा, जाहिर सी बात है बना Glucose. बनाया वाला ग्लूकोज लेगा। क्लियर है ये चीज। ठीक, तो प्रोमोटर रीजन पे बेटा कौन आके बाइंड होता है, RNA polymerase. आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ऐसे आगे मूवमेंट करता हुआ जाता है, अभी पढ़ा ना हमने एमआरएनए में, देखा ना, आगे मूव करता हुआ जाएगा, ऐड करता रहेगा, मूव करेगा, स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करवाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो अगर इसके रास्ते में कोई चीज आ जाए तो क्या ये मूव कर पाएगा, सीधा सा कंसेप्ट है। आरएनए पॉलीमरेज को स्पेस चाहिए आगे मूव करने के लिए, लेकिन रास्ते में कोई हर्डल लगा दोगे तो क्या मूव कर पाएगा, मूव नहीं करेगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो स्लाइडिंग, नो ट्रांसक्रिप्शन। If it is sliding, then transcription will be happen, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो स्ट्रक्चरल जीन अपनी स्पेसिफिक एंजाइम बनाएंगे। क्लियर इतना प्रोसेस, ठीक है। Yes. क्लियर। और रेगुलेटर जो होता है आपका, ये क्या करता है, इसको इनहिबिटर भी बोलते हैं, इसलिए आई से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ये बनाते हैं कुछ तरह के सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसर या फिर रिप्रेसर। तो ये आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। लैकोपेरॉन कैसा ओपेरॉन है आपका, इंड्यूसिबल ओपेरॉन।
क्या करेगा, जो ऑपरेटर होता है इससे जाकर के बाइंड करवा देता है अपने सबस्ट्रेट को। रेगुलर इसने बनाया और कहाँ बाइंड हो गया, जाके यहाँ। अब जब इस पे बाइंड हो गया तो क्या इसको जगह मिली आगे बढ़ने की, नहीं मिली, आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, लैक्जेट क्या बनाएगा आपका, लैक्जेट क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और यही लैक्टोज को तोड़ेगा आपका गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। वाई क्या बनाएगा, परमिएज। परमिएज क्या करता है, परमिएबिलिटी देता है गैलेक्टोज की। ठीक है, और आपका जो लैक ए जीन है वो क्या बनाएगा, ट्रांसएसिटाइल। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे ट्रांसफर करेगा। ठीक, क्लियर इतना। अब देखो होगा क्या, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो ये जो रेगुलेटर प्रोटीन होता है ये फ्री फॉर्म में रहता है, इसको कोई बाइंड करने वाला नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, चला जाएगा, टहलता टहलता यहाँ जाएगा, यहाँ जाके बैठ जाएगा। अब यहाँ बैठ गया तो क्या आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, नहीं करेगा। मूव किया ही नहीं तो क्या स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, नहीं करेंगे, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ लैक्टोज नहीं है। तो अभी और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज प्रेजेंट है भैया, तो लैक्टोज को चेंज करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे दो कंडीशन, अगर लैक्टोज नहीं है तो भी चेंज करने की जरूरत नहीं, और ग्लूकोज है तो भी लैक्टोज की कोई जरूरत नहीं। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा दोनों कंडीशन में, बोलो बोलो। क्लियर है कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं और घुमा घुमा के, यही ये इतने ही, बस इतनी सी चीज है, लेकिन इसको घुमा घुमा के बार बार पूछेगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज है अगर आपके मीडिया में, तो ये बना लेता है एलोलैक्टोज, और एलोलैक्टोज क्या करता है, इसको पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है, आपका ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बना था ना, इसको एलोलैक्टोज पकड़ लेता है। पकड़ लिया तो क्या ये फ्रीली जा पाएगा यहाँ तक, नहीं जा पाएगा। यहाँ नहीं गया तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता ओपन, मूवमेंट करेगा, स्लाइडिंग करेगा, स्लाइडिंग करता हुआ यहाँ आएगा, तो स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब होंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा। होगा तो Z क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो लैक्टोज था वो ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूट जाएगा, फिर से ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, Y क्या करेगा, आपका परमिएज बनाएगा, और यही परमिएज सेल में क्या करता है, लैक्टोज को एंट्री देता है, और A क्या करेगा, आपका ट्रांसएसाइक्लिक बनाएगा। क्लियर है, एक साथ जीन कर रहे हैं, ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, क्लियर प्रोसेस। ठीक है, और इस वाले में हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है यहाँ पे बेटा, दोनों चीज बोले चलेगा, बोलो यस और नो। यस मैम। ठीक है, ट्रिप्टोफेनोपेरॉन की बात करें तो जस्ट उल्टा, ट्रिप्टोफेनोपेरॉन क्या होता है, आपका रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। इसके लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रखना, एलो लाइन का। ठीक है, लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन, याद रहेगा। yes लैक्टोज इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, और जब लैक्टोज होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, LION, याद कोड है ये। ठीक है, यही चीज पढ़ा ना अभी इतनी स्लाइड में, यही पढ़ा ना कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, देखो लैक्टोज प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, और आई क्या है आपका, इंड्यूसिबल। क्लियर। अब यहाँ ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन जो है वो आपका क्या है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है, रिप्रेस करेगा प्रोसेस को। ठीक है, अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, ये क्या करता है, रिप्रेसर से बाइंड होकर के यहाँ पे बाइंड हो जाता है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। ठीक है, तो जब प्रेजेंट रहेगा तब आरएनए पॉलीमरेज के यहाँ पे ऑपरेटर पे आके बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर के साथ। ठीक है, क्लियर। आ रही है बात समझ में, उल्टा कर रहा है। वहां पे जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो एलोलैक्टोज ने पकड़ लिया था। एलोलैक्टोज टर्म भी याद रखना, पूछता है और ऑप्शन देता है, लैक्टोज भी देता है ऑप्शन में, एलोलैक्टोज भी देता है। तो क्या सिलेक्ट करोगे, रेगुलेटरी प्रोटीन को कौन यहाँ पे बाइंड कर रहा है, बताओ, एलोलैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज से बन रहा है एलोलैक्टोज, और एलोलैक्टोज ही इसको पकड़ रहा है ना, एलोलैक्टोज पकड़ने का काम कर रहा है रेगुलेटर प्रोटीन को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका ट्रिप्टोफेन रहता है ये क्या करता है, रिप्रेसर को और प्रमोट कर देता है, उसके साथ बाइंड हुआ तो यहीं पे आके दोनों ही बाइंड हो जाते हैं। बाइंड हो गए यहाँ पे तो रास्ता रुक गया, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रुक गया। तो अभी क्या स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्ड होंगे, नहीं होंगे। लेकिन जब ये एब्सेंट होगा तो यहाँ रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा। जब रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता मिल गया, ये आगे बढ़ेगा, स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन विल बी हैपन।
बताओ, क्लियर प्रोसेस? ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन की बात करें, वहां पे स्ट्रक्चरल जीन कौन सा था बेटा? जिया, ZYA। यहाँ पे कौन सा है? ABCD को उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. डन? Done. ठीक है, अभी क्या हो Yes, रहा ma'am. है, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन जो है वो क्या करना है, 3 डिफरेंट एंजाइम को कोड करेंगे। 5 स्ट्रक्चरल जीन कितने एंजाइम को कर रहे हैं? 3, जो किसको मेटाबोलाइज करेगा? Tryptophan. ट्रिप्टोफेन को। किसको मेटाबोलाइज करेगा? ट्रिप्टोफेन को। देखो ये, ठीक है, रिप्रेसर। और जब ट्रिप्टोफेन था तो रिप्रेसर के साथ आके यहाँ ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, लेकिन वहां पे क्या था? लैकोपेरॉन था, सॉरी लैक्टोज था, तो लैक्टोज ने क्या बनाया? Allolactose. एलोलैक्टोज। और एलोलैक्टोज ने क्या किया? Repressor रेगुलेटर प्रोटीन को पकड़ लिया, इसको ऑपरेटर पे जाने नहीं दिया, लेकिन इसने क्या किया? इसने और प्रमोट किया रिप्रेसर को कि भैया रिप्रेसर के साथ आगे बाइंड हो गया। उल्टा काम कर रहे हैं दोनों, ये पकड़ रहा है, बाइंड नहीं होने दे रहा है, ये बाइंड कर रहा है। स्लाइडिंग खत्म, RNA पॉलीमरेज की ट्रांसक्रिप्शन खत्म। जब ट्रिप्टोफेन नहीं है तो रिप्रेसर बेचारा यहाँ के बाइंड नहीं हो पाया, और जब यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाया तो क्या हुआ? RNA पॉलीमरेज देखो आगे बढ़ रहा है, सिंथेसाइज करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर है? होगा यहाँ पे Yes. ट्रांसक्रिप्शन? क्लियर? उल्टा चल रहा है। तो ये वाला कैसा है आपका? रिप्रेसर। ओके, तन्वी बता रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्लियर? यस मैम। बेटा कॉग्नेट टीआरएनए ये होता है आपका कि जो एंटीकोडॉन्स हैं उसको देख करके क्या करेगा आपका? उसी वाले अमीनो एसिड को लेकर आएगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि देखो यहाँ है आपके एंटीकोडॉन, ये कोडॉन किससे मैच करेंगे? mRNA के mRNA के कोड से मैच करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कोड है वही वाला अमीनो एसिड बनेगा, वही वाला अमीनो। अगर AUG है तो मिथ्योनिन ही बनेगा, है ना? तो अगर ये ले आके फेनिलएलेनिन को ले आया तो क्या यहाँ प्रोसेस होगी? ये बताओ। नहीं होगी। तो कॉग्नेट मतलब क्या कि ये पहले से ही कौन सा वाला अमीनो एसिड लेकर आएगा? यहाँ मिथ्योनिन। आई बात समझ में? तो एंटीकोडॉन देख के ही आपका अमीनो एसिड कैरी करके लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी एंटीकोडॉन को देख करके फिर वहां पे कोडॉन से बाइंड होना है। ठीक है, तो ये पहले से वही वाला अमीनो एसिड लेकर आएगा। आ रही है बात समझ में? यस मैम। ठीक है, क्लियर? कल मैं कराऊंगी, ये सारा चीजें आपकी हो गई हैं। एक टॉपिक बस बचा रह गया आपका, फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, कल लेकिन मैं कराऊंगी सबके एक साथ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कल आपका पूरा क्वेश्चन जाएंगे इन सारे का, इसीलिए आज मैंने पूरा ये टॉपिक क्लियर करवाए। अब इन सारे टॉपिक में किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। क्लियर? आज एक बार में बाद में करेंगे। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मैं फिंगरप्रिंटिंग उसके बाद करेंगे। फिंगर कहो तो कल फिंगर प्रिंटिंग करा दूं, फिर क्वेश्चन करवा दूं, जैसा तुम कहो। मैम पहले क्वेश्चंस करवा देना, फिर टाइम बचेगा तो फिंगरप्रिंटिंग है ना? Yes, पहले क्वेश्चन करवा दे। देखो एक चीज सुनो, एक कहानी सुनी है ना कि एक गांव में पानी की कमी हो गई, तो सारे लोगों ने डिसाइड किया कि भैया चलो क्या करेंगे, डिगिंग करेंगे। ठीक है, कुआं खोदते हैं। तो Yes, किसी ma'am. Yes. सुना है, वहां पे Yes, ma'am. खोद लो। खोदा गया, कुछ मीटर खोदने के बाद, मैं तो पहले ही कह रहा था वहां पे खोद दो उस पेड़ के नीचे, चलो वहां खोदा गया। ऐसे होते होते ना थोड़ा सा खोद रहे थे, पानी नहीं निकल रहा था, तो वहां से एक बुजुर्ग आदमी निकले, उन्होंने पूछा ये इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे हुए हैं भाई? तो उन्होंने बताया कि इसलिए क्योंकि यहाँ पानी, मतलब जो जैसा कह रहा है वैसा खोदे। तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी मेहनत एक ही जगह खोद के कर लेते तो वहां से जरूर ही पानी निकल आता। तो वही तुम्हारा हाल है, अभी तुमको गड्ढा कैसे खोदना है? एक ही जगह पे। 1000 जगह खोदोगे तो पानी कहीं से नहीं निकलने वाला। ठीक है, एक चैप्टर उठाया है, हाई वेटेज वाला चैप्टर उठाओ, उसको इस तरह से तैयार करो कि फिर उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तुमसे बन जाए। ठीक है, ज्यादा के चक्कर में करना तुम्हें सब है, लेकिन ज्यादा के चक्कर में ऐसा ना। यस, पावर ऑफ फोकस। यस साइट, एग्जैक्टली। तो अगर आप ज्यादा के ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, आधा आधा पढ़ के छोड़ रहे हो ना, तो फिर ऐसे नहीं होगा। अभी टाइम है, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए टॉपिक लो, वो पढ़ लेना। वो तुम्हारा होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है तुम लोग को। कौन सा चैप्टर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ लेना, टाइम मिलेगा मैं सेल एंड सेल साइकिल भी करवा दूंगी। ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट।
कल करवाऊंगी एक साथ, कोशिश करूंगी बहुत जल्दी जल्दी काफी सारे क्वेश्चंस करवा दूं। ठीक है, क्वेश्चन से पता चलता है कि अच्छा इस तरह से आते हैं, ऐसे से करने हैं। ठीक है, बाकी अभी Yes. क्लियर, इतना कंसेप्ट है, क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कल करेंगे क्वेश्चन जो मैथमेटिकल वाला है, वो उस बहुत मतलब इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। तो अगर ये तुम्हारा अच्छे से तैयार है तो ये तुमको बढ़िया बन जाएगा। क्लियर सबको? ठीक है, यस नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू आज मैम। रैंकिंग वाली क्लास है, तो Yes. होप सो कि सब लोग प्रेजेंट हो गए। जेनेटिक्स करवा रही हूँ, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट और क्वेश्चन, वहां पे तुमको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। आज मैं सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊंगी और क्वेश्चंस दूंगी। क्लियर है? तो होप सो, उम्मीद है कि काफी सारे लोग होंगे उस बैच में, जितने हो सब आओगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है। ठीक, चलो यस बाय। थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू।